हेलो स्टूडेंट, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्लास शुरू करते हैं, दैट इज़ कैडावरिक प्रिजर्वेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैडावरिक प्रिजर्वेशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्क्राइब द कैडावरिक प्रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। ये ओल्ड के साथ भी पूछता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन का जोन है, तो ये हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी हम बात करते हैं आपके नॉलेज और प्रैक्टिकल के लिए। तो अगर आपको इम्बाल्मिंग, कैडावरिक प्रिजर्वेशन इज नोन एज इम्बाल्मिंग, अगर आप इम्बाल्मिंग नहीं कर पाते हैं तो आप एनाटॉमी में काम नहीं कर पाएंगे। कैडावर आता है, कैडावर को आपको प्रिजर्व करने आना चाहिए। जब तक आप उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तब तक फिर आगे आप डिसेक्शन में उसको यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो डिसेक्शन के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनूवर या टेक्निक है, वो है इम्बाल्मिंग। वो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, अगर आप एनाटॉमी में काम कर रहे हैं तो। इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, तो कैडावर को लाया जाए और कैडावर को सीधा मैं फॉर्मेलिन और वाटर के टैंक में रख दूँ तो वो उसका एक्सटर्नली तो प्रिजर्व होगा, लेकिन बॉडी जो है वो इंटरनली प्रिजर्व नहीं हो पाएगा। उसके जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन, विसरास हैं, आर्टरी वेन्स हैं, वो धीरे धीरे उसमें डिकम्पोजिशन होने लग जाएगा। तो बॉडी को इंटरनली प्रिजर्व करने के लिए, कैडावर को उसके इंटरनली प्रिजर्व करने के लिए इम्बाल्मिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप कैडावर को लंबे समय तक रख पाएँ प्रिजर्व करके, और जैसे जैसे डिसेक्शन चल रहा है तब तक, डिसेक्शन के होते तक भी वो बॉडी ख़राब ना हो, उसमें डिकम्पोजिशन ना हो, इसके लिए इम्बाल्मिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये एक आर्ट के जैसा है, बहुत फाइन आर्ट है, जिसमें आपको ब्लड लॉस नहीं करना है, आर्टरी वेन को रप्चर नहीं करना है, और बॉडी के अंदर इम्बाल्मिंग फ्लूइड को, केमिकल को इंजेक्ट करना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैनूवर है एनाटॉमी में काम करने के लिए, एंड दैट इज़ द कैडावरिक प्रिजर्वेशन। और कैडावरिक प्रिजर्वेशन आपके टॉपिक में है और उसे कहा जाता है इम्बाल्मिंग, एनाटॉमी में उसे कहा जाता है इम्बाल्मिंग। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे, इम्बाल्मिंग के बारे में, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में जैसा आता है तो आपको ऐसे पॉइंट याद करते जाना है और पॉइंट के हिसाब से लिखते जाना है। तो सबसे पहले हम इम्बाल्मिंग या कैडावरिक प्रिजर्वेशन की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ऐसा देखा जाए तो जैसे मिस्र है, मिस्र में आपने देखा है वहाँ पिरामिड्स हैं जहाँ मम्मी रखी होती है, तो वो भी कैडावर प्रिजर्वेशन का एक टाइप है। उसमें जो उनके राजा रानी होते हैं, तो वो राजा रानी की डेथ के बाद उनकी डेड बॉडी को प्रिजर्व किया गया। कैसे प्रिजर्व किया गया है कि वो केमिकल्स लेते थे, केमिकल को उनकी बॉडी में लेप कर देते थे, अप्लाई कर देते थे। केमिकल्स उनकी बॉडी में अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद वो जो बैंड है, कॉटन बैंड या मैं कहूँ पट्टियाँ जो है, उसको भी केमिकल्स में डुबोते और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी में उसे लपेट दिया जाता। लपेटने के बाद उनकी बॉडी को ताबूत में बंद कर दिया जाता। तो वो ताबूत को भी रसायनों का प्रयोग करके, केमिकल्स का प्रयोग किया जाता था उसमें, ठीक है, और उन्हें पिरामिड्स में रख दिया जाता। और जो पिरामिड की आकृति है वो इस तरीके से बनी हुई है कि जो सूर्य का प्रकाश, सनलाइट से जो एनर्जी आएगी तो उस पिरामिड के अंदर उनका जो टेम्परेचर है वो एक जैसा बना रहे, ठीक है। तो डेड बॉडी को, राजा रानी के डेड बॉडी को लपेट देना, बैंडेज कर देना, किससे, केमिकल या रेजिन से। ताबूत को भी केमिकल या रेजिन का प्रयोग करना और पिरामिड्स बना के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये भी एक उदाहरण है कैडावरिक प्रिजर्वेशन का, जिससे उनका कैडावर है वो प्रिजर्व था। उनकी मान्यता ये थी कि ये जो राजा रानी की मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद भी जिस दुनिया में जाते हैं वहाँ भी वो राजा ही रानी रहेंगे। इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके पूरे जो सोना चांदी होता, उनका जो खजाना होता, उनको भी वहाँ रखा जाता। यहाँ तक कि उनके प्रिय जो नौकर होते, सेवक, उनको भी मारा जाता और उनका भी वैसी मम्मी बना के रखा जाता था। इसके अलावा उनके जो प्रिय पशु होते थे, उनके जो पेट्स होते, पेट एनिमल थे, उनको भी वैसी उनकी मम्मी बना कर रखी जाती थी। तो ये एक उदाहरण हमें दिखाई देता है इतिहास से, मम्मी का पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो रामायण काल में जब राजा दशरथ की मृत्यु होती है, तो उस समय मृत्यु होने के बाद जो भगवान राम है वो वन में थे, वनवास काट रहे थे। तो अब उनके यहाँ तक सूचना पहुँचती है, तो वो वहाँ तक सूचना पहुँचने में और राम जी तक आने में काफ़ी समय लगता। तो इसलिए राजा दशरथ की डेड बॉडी को तेल से भरी एक बहुत बड़ी कढ़ाई, जिसे द्रोणी कहते हैं, उसमें रखा गया था, ताकि जो वहाँ तक सूचना जाने तक इनकी जो डेड बॉडी है वो सही रहे। तो ये भी एक उदाहरण हमें दिखाई देता है प्रिजर्वेशन का, कैडावर को प्रिजर्व किए किसमें, तेल के में। दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं महाभारत काल में। महाभारत काल में जब भीष्म जो है वो उनको युद्ध के मैदान में वो बाढ़ से जब आहत हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जब तक सूर्य जो है वो अपनी दिशा नहीं बदलेगा, दक्षिणायन से उत्तरायण नहीं हो जाएगा, मतलब जो सूर्य की जगह नहीं बदलेगी, जब तक वो पवित्र राशि में नहीं आएगा तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। वो पूरे बाढ़ से बिंधे हुए थे, युद्ध के मैदान में थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ भी कैडावरिक प्रिजर्वेशन का प्रयोग किया गया होगा ताकि उनकी डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाए, ऐसा हम सोच सकते हैं लॉजिकली, ठीक है।
अब ओल्ड आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो आचार्य सुश्रुत जो हैं वो सर्जरी से, शल्य से संबंधित हैं, तो अगर वो शल्य की क्रिया कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो डेड बॉडी में जो है शरीर को पहले पढ़े होंगे। ठीक है, तो संहिता काल में भी जो है वो बॉडी को प्रिजर्व करने का मेथड था जो आपको हुबने सर ने पढ़ाया। लास्ट में एक बार और पढ़ाऊंगा, मैं रिकॉल कराऊंगा आपको, ये वाली क्लास हुबने सर ले चुके हैं ओल्ड पार्ट का। तो वहाँ भी संहिता काल में भी देखा जाए तो वहाँ भी सब को किस तरीके से संरक्षित किया जाए, मतलब डेड बॉडी को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए और कैसे उसमें डिसेक्शन करना है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ कौन सी डेड बॉडी को लेना है, किसको नहीं लेना है, क्या कर्म करना है, क्या पूर्व कर्म करना है, कैसे डेड बॉडी होगी, कैसे डिसेक्शन होगा, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, इसके बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो ये हो गई उसकी पृष्ठभूमि कि जो कैडावरिक प्रिजर्वेशन है, डेड बॉडी को प्रिजर्व करना है, वो क्या इतिहास से होता है, तो हाँ ऐसा होता है। संहिता काल में अगर देखा जाए तो उस समय जो धर्म अपने उत्कर्ष पर था, डेड बॉडी को छूना जो है उसमें अशुभ माना जाता था। तो उस समय भी जब आचार्य सुश्रुत ने डेड बॉडी को प्रिजर्व किया होगा, डिसेक्शन किया होगा, वो तमाम तरीके के जो धार्मिक अवधारणाएं हैं, अंधविश्वास है, उसको किनारे रख के वो किए होंगे। तो समझिए कि उस समय भी जो उनका डिसेक्शन का मेथड है, उसके बाद जो डिस्क्राइब किए हैं ऑर्गन्स के बारे में, स्किन के बारे में, स्किन के लेयर्स के बारे में, वो अमेजिंग है, उनका कॉन्सेप्ट अमेजिंग है। तो उस समय से प्राचीन काल से ही डेड बॉडी को प्रिजर्व करना और उसके डिसेक्शन करने की जो मेथड है वो चला आ रहा है। ये हो गई इसकी पृष्ठभूमि। अब आते हैं हम उसका डेफिनेशन, व्हाट इज़। अब कैडावरिक प्रिजर्वेशन इज़ अ लेमन लैंग्वेज, उसके लिए यूज़ किया जाता है एम्बाल्मिंग। तो अब हम वर्ड यूज़ करेंगे एम्बाल्मिंग। तो अगर मैं डेफिनेशन देखूँ एम्बाल्मिंग की, तो एम्बाल्मिंग क्या है, तो मैं सबसे पहले उसका डेरिवेशन देख लेता हूँ डेफिनेशन के पहले। तो एम्बाल्मिंग शब्द बने है इम्बाम से, या मैं कहूँ बाम से, BALM, बाम। बाम का मतलब होता है अप्लाई करना, लगाना। तो जब किसी केमिकल या रेजिन को मैं स्किन के सरफेस पे लगाऊं तो वो कहलाएगा बामिंग। जैसे आप सर दर्द करता है तो झंडू बाम लगाते हैं, या हाथ पाँव दर्द करता है तो एवडेक्स लगाते हैं, कुछ वोलिनी जेल लगाते हैं, कुछ क्रीम लगाते हैं, दैट इज़ अ बाम। तो जब आप किसी केमिकल या रेजिन को स्किन के सरफेस पे अप्लाई करते हैं, आउटर सरफेस पे अप्लाई करते हैं, दैट इज़ अ बामिंग। लेकिन जब आप किसी केमिकल को, रेजिन को, किसी फ्लूइड को बॉडी के अंदर इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में इंजेक्ट करोगे, दैट विल बी नोन एज एम्बाल्मिंग। ठीक, दैट विल बी नोन एज एम्बाल्मिंग, द एम्बाल्मिंग। तो एम्बाल्मिंग क्या है कि आप किसी केमिकल को, किसी रेजिन को, किसी एम्बाल्मिंग फ्लूइड को जब बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में इंसर्ट करते हैं, दैट इज़ अ एम्बाल्मिंग। ये हो गया वर्ड का डेरिवेशन। अब देखते हैं, समझते हैं ये है क्या। तो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि डेथ होने के बाद उनके रिलेटिव्स आते हैं, तब तक बॉडी को कुछ समय तक प्रिजर्व करके रखना होता है। तो वो क्या करते हैं, बामिंग करते हैं। बामिंग मतलब कुछ समय के लिए अगर बॉडी को उसके नेचुरल फॉर्म में बनाकर रखना है तो केमिकल या रेजिन को उसके पूरे आउटर सरफेस में लगा देते हैं और कुछ समय तक के लिए वो बॉडी है वो थोड़े समय के लिए प्रिजर्व होती है, दैट इज़ अ बामिंग। लेकिन जब एनाटॉमी में एनाटॉमिकल एम्बाल्मिंग की ज़रूरत होती है तो हम एम्बाल्मिंग फ्लूइड तैयार करते हैं, प्रिजर्वेटिव केमिकल जिसे कहते हैं। तो हम एम्बाल्मिंग फ्लूइड, इट मीन्स प्रिजर्वेटिव केमिकल तैयार करेंगे और उसे अलग अलग मेथड, ग्रेविटेशनल मेथड या फिर एम्बाल्मिंग मशीन के थ्रू, कैरोटिड आर्टरी या आर्टरी के थ्रू, अलग अलग टाइप है, मैं उदाहरण ले रहा हूँ आर्टरी के थ्रू उसे बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अब जो केमिकल्स हैं वो अंदर में है, इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में है, इसलिए कहलाए एम्बाल्मिंग। ठीक है, तो व्हाट इज़ एम्बाल्मिंग। एम्बाल्मिंग एक प्रोसीजर है जो कैडावर को डीकम्पोजिशन से बचाकर रखता है। और एनाटॉमिकल एम्बाल्मिंग क्या है, एनाटॉमिकल एम्बाल्मिंग वो प्रोसीजर है जहां कैडावर को डिसेक्शन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें डीकम्पोजिशन, इसका डीजनरेशन ना हो। तो बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ डिसेक्शन, डिसेक्शन करने के लिए बॉडी चाहिए, कैडावर चाहिए, तो डिसेक्शन के पर्पस से बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है वो कहलाता है एनाटॉमिकल एम्बाल्मिंग। What is anatomical embalming? Anatomical embalming is a technique for the dissection to preserve the cadaver. ठीक है, डिसेक्शन करने के लिए कैडावर चाहिए, तो कैडावर को प्रिजर्व करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो कहलाती है एम्बाल्मिंग। ठीक है, व्हाट इज एम्बाल्मिंग? एम्बाल्मिंग इज अ टेक्निक टू प्रिजर्व द कैडावर फॉर द पर्पस ऑफ डिसेक्शन, कि आप जो कैडावर है उसमें डीकम्पोजिशन ना हो, उसके आर्टरी, वेन, नर्व्स, विसरास जो है वो प्रिजर्व रहे, उसमें डीकम्पोजिशन ना हो, डीजनरेशन ना हो।
तो ये जो प्रोसीजर होगा वो कहलाएगा एम्बाल्मिंग। तो आपको पहले हिस्ट्री समझ में आई, एम्बाल्मिंग वर्ड का डेरिवेशन समझ में आया और एम्बाल्मिंग की डेफिनेशन समझ में आई। अब आते हैं इसका टाइप। तो उसे हम एसी चलाते हैं, एचएस से याद रखेंगे। एसी चलता है एचएस में, एसी चलता है एचएस, हाउस ऐसे याद कर लिए, एसी एचएस, एसी चलता है हाउस में। ए फॉर आर्टीरियल एम्बाल्मिंग। तो एनाटॉमी में, एनाटॉमिकल एम्बाल्मिंग में जो मोस्ट यूज होता है, मोस्ट यूज्ड मैनोवर या टेक्निक है वो है आर्टीरियल एम्बाल्मिंग। व्हाट इज आर्टीरियल एम्बाल्मिंग? तो जब आप प्रिजर्वेटिव को या मैं कहूँ एम्बाल्मिंग फ्लूइड को वेसल्स के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, तो ये कहलाता है आर्टीरियल एम्बाल्मिंग। कैरोटिड आर्टरी, तो कॉमनली 2 आर्टरी यूज़ होती है इसमें। सामान्य तौर पर एडल्ट में कैरोटिड आर्टरी को यूज़ करते हैं और बच्चों में, अगर चिल्ड्रन में करना है तो फीमोरल आर्टरी को यूज़ करते हैं। हम लोग सामान्य तौर पर कैरोटिड आर्टरी से ही एम्बाल्मिंग करते हैं, क्योंकि अभी तक है वो चिल्ड्रन की डेड बॉडी अभी मिलती नहीं है, जनरली डोनेट नहीं करते हैं तो उसमें नहीं मिलता। तो अगर आप चिल्ड्रन के लिए सोचेंगे तो फीमोरल आर्टरी में, और एडल्ट में अगर एम्बाल्मिंग करना है तो कैरोटिड आर्टरी में एम्बाल्मिंग करते हैं। यहाँ पर कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और उसमें भी राइट साइड की जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वहाँ एम्बाल्मिंग करेंगे, वहाँ से इसको पंचर करते हैं और फ्लूइड को अंदर डालते जाते हैं। इसको मैं आपको पीपीटी के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में और समझाऊंगा। तो सबसे पहले आर्टीरियल एम्बाल्मिंग। व्हाट इज आर्टीरियल एम्बाल्मिंग? व्हेन द एम्बाल्मिंग फ्लूइड इज इंजेक्टेड थ्रू द वेसल्स, स्पेशली right common carotid artery, that is known as arterial embalming. 2 arteries are used in the arterial embalming. First one is the right common carotid and second one is femoral artery. Right common carotid is used in adult while the femoral artery is used in children. Clear? क्यों करते हैं? अब देखिए कि जब राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में आप जब इंजेक्ट करोगे तो वो फिर उसके बाद असेंडिंग अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा से होते हुए हार्ट में आएगा और हार्ट से जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसके थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा। इसमें एक और प्रोसीजर किया जाता है कि जो बॉडी से जो ब्लड है उसको बाहर निकाला जाता है, ड्रेनेज किया जाता है। तो उसके लिए जो जुगुलर वेन है वहाँ से ड्रेनेज करके ब्लड को बाहर निकाल लेते हैं। खैर इसमें क्या दिक्कत होता है कि जब जुगुलर वेन को आप पंक्चर करोगे तो इतना ब्लड लॉस होता है कि जब आप एम्बाल्मिंग फ्लूइड को डालोगे बॉडी में तो वहाँ से जुगुलर से वो बाहर निकलेगा। तो इसमें अगर आप चाहें तो ड्रेनेज ना करें तब भी चलता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, कैरोटिड आर्टरी या फीमोरल आर्टरी, या फीमोरल आर्टरी, तो कैरोटिड आर्टरी या फीमोरल आर्टरी में केमिकल को, एम्बाल्मिंग केमिकल को, प्रिजर्वेटिव केमिकल को इंजेक्ट किया जाएगा, ये कहलाता है आर्टीरियल एम्बाल्मिंग। और इसी मेथड को यूज़ किया जाता है आपकी एनाटॉमी में। पहला इज द आर्टीरियल, फर्स्ट वन इज आर्टीरियल एम्बाल्मिंग। सेकेंड वन इज कैविटी एम्बाल्मिंग। कैविटी, जैसे हमारे बॉडी में कैविटी है, ऊपर की तरफ जाएँ तो क्रेनियल कैविटी, फिर ये थोरेसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी, नीचे पेल्विक कैविटी। तो जब कैविटी से मैं फ्लूइड को बाहर निकाल दूं और उसमें एम्बाल्मिंग केमिकल को, केमिकल प्रिजर्वेटिव को अंदर डाल दूं, इंसर्ट कर दूं, इंजेक्ट कर दूं, दैट विल बी नोन एज कैविटी एम्बाल्मिंग। क्या किया जाता है, उसमें एक ट्रोकार आता है, ट्रोकार इंजेक्शन जैसा होता है, कैनुला बोलते हैं, ट्रोकार कैनुला। तो नवेल एब्डोमेन से 2 इंच एबव और राइट साइड एक इंसिजन दिया जाता है और ट्रोकार कैनुला को एब्डोमेन में इंसर्ट किया जाता है। तो एब्डोमेन से जो फ्लूइड होगा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। जो स्टमक तक पहुँचेंगे और स्टमक को पंक्चर करके वहाँ से फ्लूइड या कंटेंट को बाहर निकालते हैं। इंटेस्टाइन से कंटेंट को बाहर निकाल देते हैं। थोरेसिक कैविटी तक पहुँचते हैं, वहाँ से इसके कंटेंट को, ब्लड को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब आप पूरे बॉडी की कैविटी से उसके कंटेंट को, फ्लूइड को बाहर निकाल दिए। अब उसी ट्रोकार कैनुला से आप एम्बाल्मिंग मशीन के थ्रू उसमें क्या डाल देंगे, एम्बाल्मिंग केमिकल से प्रिजर्वेटिव केमिकल इंसर्ट कर देंगे। तो ये जो है वो कैविटी प्रिजर्व हो जाएगा, दैट विल बी नोन एज कैविटी एम्बाल्मिंग। लेकिन इसमें इसका एक ड्रॉबैक है। कैविटी एम्बाल्मिंग में कैविटी तो प्रिजर्व होती है, लेकिन आर्टरी और वेन्स में तो फ्लूइड गया नहीं है, मतलब बॉडी के हेड टू टो तक फ्लूइड नहीं जाता है। तो अगर इस तरीके से आप एम्बाल्मिंग करके बॉडी को रखेंगे, ये धीरे धीरे इसमें डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा, तो इतना यूजफुल नहीं है। तो सेकेंड वन इज़ द कैविटी एम्बाल्मिंग एंड थर्ड वन इज़ द हाइपोडर्मिक एम्बाल्मिंग। स्किन के लेयर हैं, सबसे ऊपर में एपिडर्मिस, फिर उसके बाद डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। तो इसमें एक हाइपोडर्मिस सिरिंज आती है। उस हाइपोडर्मिस सिरिंज को हाइपोडर्मिस के लेयर पर इंसर्ट किया जाता है और केमिकल्स को या एम्बाल्मिंग फ्लूइड को इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें भी केवल हाइपोडर्मिस जो लेयर है वही प्रिजर्व होगा, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, विसराज हैं वो प्रिजर्व नहीं हो पाएंगे, वही टिप टू टो तक, मतलब हेड टू टो तक प्रिजर्व नहीं होगा। जो कैपिलरीज हैं, स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज है, वहाँ तक एम्बाल्मिंग फ्लूइड तो जाएगा ही नहीं। इसका मतलब जो हाइपोडर्मिक एम्बाल्मिंग है ये भी एनाटॉमी या डिसेक्शन के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा।
तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है कहाँ? फॉरेन कंट्रीज़ में, जहाँ पर डेड बॉडी को प्रिजर्व रखा जाता है, कुछ समय तक रखते हैं ताकि उनके जो रिलेटिव्स हैं वो आकर जो है वो फ्यूनरल के प्रोसेस में आ सकें, इसलिए। तो ये कहलाएगा हाइपोडर्मिक एम्बाल्मिंग। ये भी एनाटॉमी में यूज़ नहीं होता है। एंड द लास्ट वन इज़ अ सरफेस एम्बाल्मिंग। अब बॉडी के सरफेस पे जब हम कुछ केमिकल या रेजिन को यूज़ करें तो वो कहलाएगा एम्बाल्मिंग। यही है बामिंग, ठीक है, यही है बामिंग। अब आप क्या कर रहे हो? तो बॉडी के सरफेस पर केमिकल या रेजिन को लगा रहे हो और इंटरनली जहाँ जहाँ पॉसिबल है, जैसे इंटरनल अपर्चर्स हैं जो, जैसे कि एनस रीजन है, आई है, ईयर है, नोज़ है, ठीक है, इस तरीके से आप उसके सरफेस पर जब केमिकल्स को लगाओगे तो वो कहलाएगा उसका सरफेस एम्बाल्मिंग। एक्चुअली वो बामिंग है, उसे नाम दिया गया सरफेस एम्बाल्मिंग। ये 4 टाइप है एम्बाल्मिंग के। फर्स्ट वन इज़ आर्टेरियल एम्बाल्मिंग जो एनाटॉमी में यूज़ होता है। उसके बाद कैविटी एम्बाल्मिंग, हाइपोडर्मिक एम्बाल्मिंग और सरफेस एम्बाल्मिंग। ये हो गया इसका टाइप। थर्ड पॉइंट में आते हैं, दैट इज़ अ सिलेक्शन ऑफ कैडावर, सिलेक्शन ऑफ बॉडी। आप हर कैडावर की एम्बाल्मिंग नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके लिए कुछ नॉर्म्स हैं। उसी नॉर्म्स को जो फुलफिल करता है उसी की डेड बॉडी को लिया जाता है और उसी की एम्बाल्मिंग की जाती है। कैसे? तो किसको किसको लेना है? ऐसा डेड बॉडी जिसकी एज है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से 70 साल की भी। ज़्यादा एज होगा उसकी बॉडी को 100 साल, 80 साल, 90 साल की डेड बॉडी को नहीं लेते हैं। ना तो बहुत छोटे बच्चों की डेड बॉडी को एम्बाल्मिंग के लिए लेते हैं। क्यों? इसका कारण ये है कि ओल्ड एज वाले की डेड बॉडी अगर आप लोगे तो उसमें डीजनरेशन होगा, ऑर्गन श्रिंक हो जाएंगे, तो वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो उसकी जो ओरिजिनल साइज और शेप होना चाहिए वो नहीं रहेगा, वो श्रिंक हो जाएगा, उसमें एट्रोफी होगी। इसलिए ओल्ड एज वाले की डेड बॉडी नहीं लेनी है। बहुत छोटे बच्चों में ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो उससे भी कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसीलिए ना तो बहुत ज़्यादा एज, ना तो बहुत कम एज वाले की डेड बॉडी को आपको एम्बाल्मिंग करना है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया उसमें कोई भी सर्जरी ना हुई हो। अगर कोई सर्जरी हुई होगी तो सेम वही हो सकता है, उसका स्प्लेनेक्टॉमी हुआ होगा, स्प्लीन गायब है, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। नेफ्रोक्टॉमी हुआ है, किडनी गायब है, उसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो सामान्य तौर पर जिसकी अभी सर्जरी हुई है उसकी डेड बॉडी को नहीं लेते। थर्ड क्राइटेरिया, किसी क्रोनिक डिजीज़ से उसकी डेथ ना हुई हो। क्रोनिक डिजीज़ जैसे मान ले जाए कि ट्यूबरकुलोसिस है, तो अगर वो ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके जो लंग्स में चेंजेस होंगे जो आपको नॉर्मल से कंफ्यूज कर देगा। इसीलिए क्रोनिक जो डिजीज़ है, संक्रामक रोग, उनसे मृत्यु होने वाली डेड बॉडी को नहीं लेते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ से डेथ होने वाली की डेड बॉडी को नहीं लेते हैं। इन्फेक्शन है, मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस है या हेपेटाइटिस है या एड्स है, ऐसे पेशेंट की डेड बॉडी को लाएंगे और उसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में भी, और डिसेक्शन के समय भी अगर उसके वायरस या बैक्टीरिया अभी भी उसकी बॉडी में रह गए हैं तो वो एम्बाल्मिंग करने वाले को या फिर आगे डिसेक्शन करने वाले डॉक्टर को, टीचर को और स्टूडेंट को वो इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए इन्फेक्शियस डिजीज़ से डेथ होने वाले को नहीं लेते हैं। पॉइजन वाले की डेड बॉडी को नहीं लेते हैं क्योंकि वो किसी न किसी ऑर्गन को डैमेज किया होगा। गन शॉट, किसी को गोली लगी है तो उसकी डेड बॉडी को नहीं लेते हैं। बेड सोर, डेकुबिटस अल्सर अगर किसी को हुआ है, बेड सोर हुआ है तो उसको भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से एक ओपनिंग है, आर्टरीज की ओपनिंग है, आप एम्बाल्मिंग फ्लूइड डालोगे वो बाहर निकल जाएगा। पोस्टमार्टम वाले डेड बॉडी को नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम करने के बाद आर्टरी वेंस तो डेफिनेटली कट होंगे, रप्चर होंगे। अगर आप एम्बाल्मिंग फ्लूइड डालोगे वो वहाँ से बाहर हो जाएगा और प्रॉपरली वो एम्बाल्मिंग हो नहीं पाएगा, तो उसकी डेड बॉडी को नहीं लेते हैं। सर्जरी वाले को नहीं लेते हैं, कैंसर वाली डेड बॉडी को नहीं लेते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ वाली को बॉडी को नहीं लेते हैं, पॉइजन वाली बॉडी को नहीं लेते हैं, एक्सटर्नल इंजुरी या ट्रॉमा हुई है उसकी बॉडी को भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी आर्टरी वेन्स रप्चर है, वेसल्स रप्चर है, आप एम्बाल्मिंग फ्लूइड डालोगे वो बाहर निकल जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है कि कौन सी बॉडी को लेना है और कौन सी बॉडी को नहीं लेना है। ठीक है, ये हो गया सिलेक्शन ऑफ बॉडी। अब आते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर को और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो हमारे जो सिलेबस में हम लोग को जो लिखना चाहिए वो है आर्टीरियल एम्बाल्मिंग। तो सबसे पहले जब बॉडी को लेकर आया जाता है, इसमें हम प्री प्रिपरेशन को एक साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैडावर का सिलेक्शन किया, कैडावर को लेकर आते हैं, कैडावर को कम्प्लीटली वॉश करते हैं। क्यों? क्योंकि द टाइम ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन चला गया उसमें हो सकता है कि उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ कर रहे हों। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी को वॉश कर दिया जाता है अच्छे तरीके से, उसे डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हुए पूरी बॉडी को क्लीन कर दिया जाता है। अब बॉडी के जितने भी अपर्चर हैं, जैसे कि माउथ है, ईयर है, नोज़ है, एनल रीजन है, तो इसको क्या किया जाता है? कॉटन बॉल से क्लोज किया जाता है। अब माउथ में कॉटन बॉल डाल दिए, नोज़ में डाल दिए, ईयर में डाल दिए, एनल रीजन में कॉटन बॉल डाल के इसको क्लोज कर देते हैं। जितने भी अपर्चर्स हैं इसको क्लोज कर दिए। बॉडी को वॉश किए, वॉश करने के बाद जितने भी अपर्चर्स हैं उसको क्लोज कर देते हैं। आई के ऊपर आई पैड आता है उसको लगा देते हैं। माउथ के ऊपर माउथ को क्लोज करने के लिए पैड आता है उसको लगा दिया, फिर आप कॉटन बॉल लगा दिए।
अब जो है वो आपको जो ये हो गया इसका प्री प्रोसीजर, ठीक है। उसके अलावा इसमें बॉडी को, कैडावर को मसाज कर दिया जाता है, उसके लिम्स को, अपर लिम और लोअर लिम को थोड़ा मूव किया जाता है ताकि जो राइगर मोर्टिस है, जो बॉडी का ऐठना है, जो बॉडी का कड़ा हो जा रहा है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ताकि जो क्लॉट जो बन गया होगा वो वहाँ से मूव हो जाए, ताकि एम्बाल्मिंग फ्लूइड आगे जा पाए। अब उस बॉडी में उसके नेक के रीजन एक वुडन ब्लॉक लगा देते हैं, और ये जो कैरोटिड ट्रायंगल है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, और तो कैरोटिड ट्रायंगल में इंसिजन देते हैं, और इंसिजन देने के बाद धीरे धीरे मसल्स, फेशिया को हटाते हुए कैरोटिड आर्टरी तक आते हैं। कैरोटिड आर्टरी मिलने के बाद उसे पंक्चर करके निडल लगा देते हैं, और एक तरफ आप एम्बाल्मिंग फ्लूइड तैयार करेंगे। एम्बाल्मिंग फ्लूइड कैसा होगा, प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब आप एम्बाल्मिंग फ्लूइड को कैरोटिड आर्टरी में डालते हैं, ठीक है। तो पहले उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होनी चाहिए। जब वो नीचे की तरफ होगा तो कैरोटिड आर्टरी, उससे उसका आर्च ऑफ एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा से हार्ट, और हार्ट से पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाएगा। जब 1 लीटर फ्लूइड शेष रहे तो उसे ऊपर की तरफ कर दिया जाएगा डायरेक्शन, ताकि जो है वो ऊपर की तरफ कैरोटिड आर्टरी जो है वो ब्रेन की तरफ चला जाए और वहाँ भी एम्बाल्मिंग फ्लूइड पहुँच जाए। तो जब एम्बाल्मिंग का प्रोसेस होते रहता है तो उसके लिम्स को मूव कराते हैं, इस तरीके से हाथ और पैर को मूव करते रहते हैं, मोड़ते रहते हैं। क्यों? ताकि अगर कहीं पर ब्लॉकेज हो, कहीं पर क्लॉट हो तो वो हट जाए वहाँ से, और जो फ्लूइड है वो पूरी बॉडी में चला जाए। ये हो गया एक मेथड। दूसरा होता है ग्रेविटी मेथड। उसमें फ्लूइड को, मतलब कैडावर को रखा जाता है, कैरोटिड आर्टरी को पंक्चर किया जाता है, और फ्लूइड को एक जो डिस्टेंस में रख दिया जाता है, और ग्रेविटी की वजह से वो जाते रहता है। लेकिन इसमें टाइम लगता है, सही तरीके से जो एम्बाल्मिंग फ्लूइड है वो पहुँच नहीं पाता है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एम्बाल्मिंग मशीन से ही करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें पूरे बॉडी में उसकी एक एक कैपिलरी तक भी जो है वो पहुंच जाता है आपका एम्बाल्मिंग फ्लूइड, ठीक है। ये हो गया इसका प्रोसीजर। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि एम्बाल्मिंग जो है वो हो चुका है, कंप्लीट जो है वो हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक जो है वो एम्बाल्मिंग फ्लूइड पहुँच गया। तो क्या किया जाता है, उसमें कुछ चेंजेस होंगे। जैसे जब कैडावर लेकर आए थे तो उसका एब्डोमेन फ्लैट होगा, धंसा हुआ होगा। जैसे जैसे एम्बाल्मिंग फ्लूइड जाता है उसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो जाता है, पहला चेंज। दूसरा चेंज, अगर मेल है तो उसका पेनिस जो है वो धीरे धीरे एम्बाल्मिंग फ्लूइड जाएगा तो इरेक्ट हो जाएगा, ये दूसरा चेंज। तीसरा चेंज, जो वेन्स होती है वो पहले आपको दिखेंगे नहीं स्किन के सरफेस पे, जब एम्बाल्मिंग पूरा फ्लूइड पहुंच जाएगा तो जो वेन्स है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे, तो पेनिस इरेक्ट होगा, एब्डोमेन डिस्टेंडेड होगा, वेन्स जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे। इसके अलावा जब आप उसके फोरहेड पर छोटा सा इंसिजन दोगे या फिंगर की टिप पर प्रिक करोगे तो वहाँ से ब्लड की जगह एम्बाल्मिंग फ्लूइड आने लगेगा। अगर ये आपको दिख गया कि एम्बाल्मिंग फ्लूइड आ रहा है, वाइट वाइट आपको दिखेगा, तो आप समझ जाएंगे कि एम्बाल्मिंग हो चुका है। इसके अलावा जो आपने अपर्चर्स को क्लोज किया था वहाँ से भी धीरे धीरे एम्बाल्मिंग फ्लूइड जो है वो ऊज आउट होना, रिलीज होना शुरू करेगा। तो इससे समझ में आएगा कि क्या हो गया है, एम्बाल्मिंग हो गया। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि मैं कंप्लीट जो एम्बाल्मिंग फ्लूइड को एक साथ इंजेक्ट नहीं करता हूँ। अगर 2 या 3 लीटर बचा हुआ, 8 लीटर की कैपेसिटी होती है, 3 लीटर भी अगर हम बचा दिए तो पहले दिन यहाँ तक आप एम्बाल्मिंग में कर लीजिए और एम्बाल्मिंग फ्लूइड को डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्लोज कर दीजिए एम्बाल्मिंग को, ठीक है। वैसे ही सब चीज़ को वैसे रहने दीजिए, एक दिन छोड़ दीजिए। फिर अर्ली मॉर्निंग आकर आप बचे हुए जो एम्बाल्मिंग फ्लूइड है, 3 लीटर आप बचा के जो रखे हैं, उसको आप फिर इंजेक्ट करिए। क्यों? क्योंकि तब तक के ड्यूरेशन में जो बॉडी के सेल्स हैं वो एम्बाल्मिंग फ्लूइड को अडॉप्ट कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। अब जो बचा हुआ नेक्स्ट डे में आप 3 लीटर्स एम्बाल्मिंग डालेंगे तो फिर से वापस जो है वो कैविटी में चला जाएगा। इसके अलावा वहाँ से कुछ लॉस भी होगा, एम्बाल्मिंग फ्लूइड का लॉस भी होगा, तो उसको आप देखिए, मेज़र करिए कि काफ़ी ज़्यादा है तो एम्बाल्मिंग फ्लूइड को बढ़ा दीजिए। ऐसा लग रहा है कि लॉस नहीं हुआ है, प्रॉपर एम्बाल्मिंग हुआ, तो आपको फ्लूइड फिर से फ्लूइड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, जब आपको लग गया कि आपने टोटल जो 8 लीटर एम्बाल्मिंग फ्लूइड तैयार किया था वो बॉडी में चला गया है, एम्बाल्मिंग प्रॉपर हो चुका है, तो अब जो कैरोटिड आर्टरी के पास आप प्रिक करके जो निडल अंदर डाले थे उसको वापस बाहर निकालिए। इस रीजन को आप स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद अब इस कैडावर को डायरेक्ट ट्रंक में नहीं डालते हैं। इस कैडावर को इसको आप बाहर रखिए। कैडावर को कम से कम 2-3 दिन या मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ उसमें 1 सप्ताह तक इसे बाहर रखता हूँ। क्यों रखता हूँ कि अब जब आप उसको बाहर रखेंगे, आप उसे चादर से जो है वो ढक दीजिए। अब जब कैडावर को आप बाहर रख दें डिसेक्शन हॉल में तो वो धीरे धीरे सूखने लगेगा। तो जब वो सूखेगा तो उसका हर एक जो सेल है वो एम्बाल्मिंग फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, ड्राई हो जाएगा। तो अब जो कंप्लीट जो डेड बॉडी है वो इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में अंदर से भी वो क्या हो गया, प्रिजर्व हो गया। पूरा जो एम्बाल्मिंग केमिकल्स है उसकी बॉडी के अंदर आ गया, वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। अब 1 सप्ताह के बाद अब आप टैंक में तैयार कर लिए, जहाँ पर आप वाटर एंड फॉर्मेल्डिहाइड वो आप मिक्स करिए। उसका भी रेशियो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में।
तो अब टैंक में वाटर और फॉर्मेल्डिहाइड को मिक्स करके आप प्रिजर्वेटिव केमिकल वहाँ भी तैयार कर लिए। उसमें आप थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल दीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट में एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, तो आप पोटेशियम परमैंगनेट को डालेंगे तो उसके बाद अब जो है वो प्रॉपर तैयार हो गया। अब उसमें आप कैडावर को डाल दीजिए। इस तरीके से अगर आप बॉडी को प्रिजर्व करेंगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक अवेलेबल होगा, इसमें डिकम्पोजिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक इंट्रोडक्शन किसका, एम्बाल्मिंग का। इसमें बचा हुआ है कंप्लीट एम्बाल्मिंग केमिकल और उसका जो प्रोसीजर किस तरीके से रप्चर करते हैं, मतलब किस तरीके से आर्टरी को फाइंड करते हैं, कैसे प्रिक करते हैं, कैसे एम्बाल्मिंग मशीन के थ्रू बॉडी में हम इंजेक्ट करेंगे, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो ये उसका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। सबसे पहले एम्बाल्मिंग का हिस्ट्री, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी टाइप पढ़े, फिर सिलेक्शन ऑफ बॉडी, प्रोसीजर, उसके बाद उसमें प्री प्रिपरेशन और उसके बाद मेन जो है वो प्रोसीजर किस तरीके से होता है आज हमने इस क्लास में देखी। नेक्स्ट क्लास में हम एम्बाल्मिंग केमिकल के बारे में और जो मेन प्रोसीजर है कैसे एम्बाल्मिंग करते हैं इसके बारे में देखेंगे। कुछ वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा जहाँ पर हमने डिपार्टमेंट में जो एम्बाल्मिंग की है वो वीडियोज़ मैं आपको दिखाऊँगा। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में कमेंट सेक्शन है वहाँ जाकर आप डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।